फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हेडलाइन है, इंसेंटिव्स फॉर हायरिंग रियल एस्टेट मोर क्रेडिट फॉर स्ट्रेच सेक्टर्स। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में और भी ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और एक फ्रेश स्टिमुलस अनाउंस किया गया है आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर जो था। तो हम देख लेते हैं इस स्टिमुलस में क्या क्या है। टू सपोर्ट द इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस, द गवर्नमेंट थर्सडे अनाउंस्ड अ फ्रेश सेट ऑफ मेजर्स वर्थ अराउंड ₹1.2 लाख करोड़। तो 1.2 लाख करोड़ का नए मेजर्स अनाउंस किए गए हैं जिससे जॉब क्रिएशन बढ़े, लिक्विडिटी सपोर्ट जाए स्ट्रेस सेक्टर्स को और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई जाए हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज। 65,000 करोड़ और दिया गया है जो कि सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी की तरह दिया गया है ताकि डिमांड बढ़े एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 26 स्ट्रेस सेक्टर्स में एक्सटेंड कर दिया गया है। एडिशनल फंडिंग फॉर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अ न्यू स्कीम टू प्रमोट जॉब क्रिएशन एंड एडिशनल आउटलेट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा एविएशन और फिस्कल सेक्टर, एविएशन सेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। एविएशन और टूरिज्म सेक्टर में बस जो एमएसएमई की जो स्कीम थी 3 लाख करोड़ वाली कोलेटरल फ्री लोन वाली, वो इसके लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अब हम ये स्कीम देख लेते हैं, ये वाली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है। ये एक लोन है जो 100% गारंटी देता है। इसकी 100% गारंटी कौन देता है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। मतलब कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी को भी इस स्कीम के अंदर लोन देगा तो अगर वो आदमी डिफॉल्ट कर जाता है, वो इंसान डिफॉल्ट कर जाता है तो उसकी गारंटी कौन देगा बैंक को? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है। फर्स्ट टाइम बोरोवर्स और एनपीए अकाउंट्स इसके लिए वो नहीं एलिजिबल, वो नहीं ले सकते। तो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स और एनपीए अकाउंट्स नहीं ले सकते। अब हम सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स मेक्स इट टफर फॉर एनजीओज टू गेट फॉरेन फंड्स। अब एनजीओज को टफ बना दिया फॉरेन फंड्स लेने के लिए। तो आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम पहले ये देख लेते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता क्या है। जो भी फॉरेन फंडिंग होती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो रेगुलेट होती है इसके अंदर और इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस एक्ट के अंडर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को हर 5 साल में रजिस्टर करना होता है। तो अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? सेंटर ने फर्दर टाइटन रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग फॉरेन फंडिंग। सबसे पहले क्या किया उन्होंने बोला any organization seeking registration under the Foreign Contribution Regulation Act must have operated for at least 3 years and spent a minimum amount of ₹15 lakh on its core activities for the benefit of society during the last 3 financial years। तो किसी को भी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो पिछले 3 साल में उसने ऑपरेट किया हो और कम से कम 15 लाख रुपए खर्च किए हों कोई भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो ये दोनों कंडीशंस और ऐड कर दी गए हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये एक तो कि जेएनयू में वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब स्वामी विवेकानंद का स्टैचू लगाया गया था तो उसके इनॉग्रेशन में क्या क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये सब देख लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपनी आइडियोलॉजी पे बने रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके बीच में एक प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलेशन बोला है, तो हम देख लेते हैं। One thing that has done great harm to the democratic system of our country is to give priority to ideology over national interest। जो सबसे ज़्यादा जो हार्म किया है जिस चीज़ ने, वो ये है कि हमारे कंट्री में लोग आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर नेशनल इंटरेस्ट। बिकॉज माई आइडियोलॉजी सेज दिस, दैट इज़ वाई इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आई विल थिंक विद इन दिस फ्रेमवर्क। क्योंकि लोगों को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के मैटर में भी उन्हें आइडियोलॉजी के अंदर रहकर सोचना है। Today everyone is proud of their ideology, it is also natural, but still our ideology should be seen as one with the nation, not against। उनका मानना है कि हर कोई अपने आइडियोलॉजी के लिए प्राउड फील करता है, तो ये नेचुरल, हर कोई करता ही है। पर हमारी आइडियोलॉजी हमारे नेशन के साथ हमें देखनी चाहिए, नेशन के अगेंस्ट में नहीं देखनी चाहिए। और क्या क्या प्राइम मिनिस्टर ने? Whenever a difficult time has come in front of the country, people of every ideology have come together in national interest। कभी भी कोई भी विपदा आई है कंट्री के लिए तो सारी आइडियोलॉजी के लोग मिलकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े हुए हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट हमेशा आइडियोलॉजी से हमारे ऊपर ही होना चाहिए। People of every ideology came together under the leadership of Mahatma Gandhi in the freedom struggle। They fought together for the country। The country saw the same unity during the emergency। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हर आइडियोलॉजी के लोग, जब फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी ने मास मोबिलाइजेशन किया तो हर आइडियोलॉजी के लोग आए थे उस समय भी, और कंट्री ने सेम आइडियोलॉजी इमरजेंसी के दौरान भी देखी थी। नो वन हैड टू कॉम्प्रोमाइज देयर आइडियोलॉजी इवन इन दिस फाइट। द ओनली पर्पस वाज नेशनल इंटरेस्ट। देयरफॉर व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन बाय टेकिंग डिसीजंस अंडर द बर्डन ऑफ एन आइडियोलॉजी, द कंट्री ओनली सफर्स। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात होती, कंट्री की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवर्निटी की बात होती, उसके बाद अगर उस टाइम पे आप डिसीजन अपनी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर ले रहे हो तो वो गलत है। उस समय नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये न्यूज आइटम था। यहाँ पे टॉलर देन इंडिया गेट, एंट्रीज ओपन फॉर न्यू सेंट्रल विस्ता स्ट्रक्चर ऑन यमुना बैंक। तो अब इंडिया गेट से बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे सेंट्रल विस्ता का।
The government wants a brand new iconic structure which could be much taller than India Gate, meant to withstand the vagaries of nature and remain as such for millennia to represent the current age. मिलेनियम टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, सारे वेगरीज ऑफ नेचर को विदस्टैंड कर ले, मतलब कोई भी नेचर अर्थक्वेक आए कुछ भी. टू कम अप इन द कैपिटल्स प्रपोज न्यू सेंट्रल विस्टा दैट वुड बी सिनोनिमस विद द सिटी एंड कंट्री. और इसके लिए ओपन कंपटीशन होगा. विल डिसाइड what that structure should look like and it will be designed by an Indian, the government announced Thursday. तो एक ओपन कंपटीशन है, जो भी चाहे तो डिजाइन बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, और प्राइस मनी है इसके लिए ₹5 लाख. अब हम नेक्स्ट न्यूज आइटम पर चलते हैं. यहाँ पे एक नई स्पीशीज पाई गई है, तो हम देख लेते हैं. A study led by Professor S.T. Biju of Delhi University along with researchers from India, Indonesia and China, उन्होंने एक न्यू जीनस निकाला ऑफ द ओल्ड वर्ड ट्री फ्रॉग फैमिली Rhacophoridae. The first report of a tree frog species from the Andaman Island. Striped bubble nest frog बोलते हैं इसे, बोलते हैं striped bubble nest frog, ये अंडमान आइलैंड में मिला है. The new genus Rohanaxylus is named after श्रीलंकन taxonomist रोहन पेथियागुड़ा. इसका जो नाम रखा गया इस जीनस का, ये श्रीलंकन टैक्सोनॉमिस्ट के ऊपर रखा गया है. और इसके अलावा ये 20th है. रिसर्चर सेड Rhanaxylus is the 20th recognized genus of the family Rhacophoridae. ये जो इसकी फैमिली उसका 20th recognized genus है and currently comprises 8 out of the 422 known old wood tree frog species found in Asia and Africa. 422 old wood frog species भी बन गया ये. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं. जो कल आसियान मीटिंग थी, आसियान समिट थी, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे को शेयर किया था वियतनाम के काउंटर पार्ट के साथ, तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या क्या बातें हुई. Against the backdrop of the aggression moves by China in the region, including the Ladakh standoff, Prime Minister Narendra Modi on Thursday placed the Association of Southeast Asian Nations at the centers of India's Act East policy and said that a cohesive and responsive ASEAN is essential for security and growth for all in the region. तो प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि सिक्योरिटी और ग्रोथ रीजन में एसेंशियल है, उसके लिए कोहेसिव और रिस्पॉन्सिव आसियान का होना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी इसी तरफ बढ़ती है आगे को. The strategic partnership between India and ASEAN is based on a shared historical, geographic and cultural heritage. जो हमारी पार्टनरशिप आसियान के साथ हम उनके साथ शेयर करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, कल्चरल हेरिटेज. सिंस द बिगिनिंग द आसियान ग्रुप हैज बीन एट द सेंटर ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान हमेशा से उसका सेंटर रहा है. There are many similarities between India's Indo-Pacific Ocean Initiative and ASEAN's outlook on Indo-Pacific. We believe that a cohesive and responsive ASEAN is essential for security and growth for all in the region. Cementing the connect between India and ASEAN on all fronts, including economic, social, digital, financial, maritime, is an important priority area for us. तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में और आसाम के आउटलुक जो इंडिया पैसिफिक पे है. तो एक कोहेसिव और रिस्पॉन्सिव आसियान बहुत एसेंशियल है सिक्योरिटी और ग्रोथ मेंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक के रीजन में. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने $1 मिलियन का कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड भी उसमें डोनेट किया. ही वेलकम आसियान इनिशिएटिव टू फाइंड द पैंडेमिक एंड अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $1 मिलियन टू कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड. इसके अलावा जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है वो भी पेंडिंग है, उस पर भी बात होने वाली थी पर अभी हुई नहीं है. मोदी जी ने बोला था कि इस पर एक अर्ली रिव्यू कर लिया जाए इसका. दे वेलकम एडॉप्शन ऑफ द न्यू आसियान इंडिया प्लान फॉर एक्शन फॉर 2021 से 25. तो एक न्यू प्लान फॉर एक्शन का भी वेलकम किया गया. तो इतनी सारी चीज़ें हुई थी कल. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ आए हेडलाइन की तरफ चलते हैं, शायद अब आर्टिकल से नहीं. यहाँ पे एक न्यूज़ है, इथोपिया सेज वेस्ट टिग्रे लिबरेटेड. तो कभी आई कि टिग्रे कहाँ पर है, कहाँ लोकेशन है टिग्रे की, तो इथोपिया में. तो ये न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं. इथोपियाज मिलिट्री हैज डिफीटेड लोकल फोर्सेज इन द वेस्ट ऑफ टिग्रे स्टेट. तो इथोपिया की जो मिलिट्री उसने डिफीट कर दिया है लोकल फोर्सेज को टिग्रे स्टेट में. तो प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद सेड ऑन थर्सडे एक्यूजिंग हिज फोर्स ऑफ एट्रोसिटीज ड्यूरिंग अ वीक ऑफ फाइटिंग दैट थ्रेटन्स टू डिस्टेबलाइज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो इथोपिया, एरिथ्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये 4 कंट्रीज आते हैं. ये हॉर्न की तरह दिखता है अफ्रीका के पार्ट, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं. द नेक्स्ट इकोनॉमी ये है कि इंडिया को हम सेल्फ रिलायंट कैसे बना सकते हैं. The Prime Minister pledged to make a self-reliant India or Atmanirbhar Bharat in May while announcing a comprehensive economic package to arrest the economic slowdown. तो प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया था. उन्होंने प्लेज किया था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे. उसके लिए इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था इकोनॉमिक स्लोडाउन को अरेस्ट करने के लिए, कम करने के लिए. सिंस देन द गवर्नमेंट हैज पास सम की लेबर एंड फार्म रिफॉर्म. उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे की लेबर और फार्म रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, जिसमें से कि हम इंडिया को कैसे
कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना सकते हैं इन द मीडियम टू द लॉन्ग टर्म, और इसे कैसे सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस भी आए सप्लाई चेन में, नेशनलाइज और नेशनल और लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से, जिससे सप्लाई साइड और डिमांड साइड बहुत श्रिंक हो गया। हमारा जीडीपी भी -23.9% हो गया था, 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अभी भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि दूसरे क्वार्टर में भी ये जो आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, और जीडीपी 2019-20 के आउटपुट लेवल पर पहुंच जाएगा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इससे क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे, इससे पॉवर्टी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस इफेक्ट्स होंगे इसके। तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? आत्मनिर्भर भारत डिपेंड्स ऑन इम्प्रूविंग द इनकम एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्सेस। आत्मनिर्भर भारत का मेन एम क्या है? इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्सेस। लेबर फोर्सेस की इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दो वेज इसको करने के। फर्स्ट, इंसेंटिवाइज द फार्मिंग कम्युनिटी टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन बेस्ड फार्मिंग टू कैश क्रॉप्स। पहली जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको शिफ्ट करने के लिए कि वो ग्रेन बेस्ड फार्मिंग से कैश क्रॉप्स की तरफ चला जाए, हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट की तरफ चले जाए। चाइना ने ऐसा किया, तो चाइनीज के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। द चाइनीज एक्सपीरियंस शोज दैट रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर इन द लेट 1970s इंक्रीज रूरल इनकम लीडिंग टू डिमांड फॉर labor intensive industrial goods, which was the start of China's manufacturing success। तो चाइना के एक्सपीरियंस हमें ये बताता, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लिए थे और रूरल इनकम बढ़ा दी थी। जब लोगों की वहां से इनकम बढ़ गई तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी। जब आपके पास पैसा होगा तो आपकी डिमांड भी होगी कि आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स हो। इसकी वजह से ही चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट करना है लोगों को एग्रीकल्चर से कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरी बात क्या बोली ऑथर ने? शिफ्ट द लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। जो लेबर फोर्स है उसे एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करो। इंडिया कैन ओनली बिकम सेल्फ रिलायंट, इंडिया तभी सेल्फ रिलायंट हो सकता है जब जो उसकी 900 मिलियन पीपल है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, जिसकी एवरेज एज 27 है, उसको यूज करे और एंड अप्रोप्रिएट्स इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड एज चाइना डिड, और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को वैसे यूज करें जैसे चाइना ने किया था। दैट इज पॉसिबल इफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन अ बिग वे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े वे में हो, क्योंकि 900 मिलियन को जॉब्स देना, उनको लेबर सेक्टर में यूज करना, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लेबर फोर्स विद लो और लिटिल स्किल्स, और जिनके पास लो और लिटिल स्किल्स है उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, इनकम जनरेट करना, डिमांड जनरेट करना। इंडिया एक बहुत यूनिक पोजीशन में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग जाइंट सब एजिंग कर रहे हैं, जैसे कि जापान की एवरेज एज बहुत ज़्यादा 47-48 पे चली गई, ईयू की, यूएस की, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब एजिंग पॉपुलेशन है इनके यहाँ। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव मूव्ड आउट ऑफ लो एंड लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। तो अब ये सारे कंट्रीज लो एंड लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं दे पाएंगे, तो अब इंडिया यहाँ पे फायदा उठा सकता है। लेकिन ये देखा जा रहा है ये वाला जो स्पेस है जो इंडिया को ऑक्यूपाई करना था, ये बांग्लादेश, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कंट्रीज कर रहे हैं। China is not the most favored destination anymore for labor-intensive manufacturing due to a rise in wages, strict environmental regulations, and an increase in the cost of production, along with the uncertainties due to China's friction with the US and other countries. अब चाइना बहुत ज़्यादा फेवर्ड डेस्टिनेशन नहीं है कि उसको लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग वेजेस की ज़्यादा डिमांड करते हैं, वहाँ पे environmental regulations आ चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ चुका है, और चाइना और यूएस के बीच में फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब चाइना मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं रहेगा कि वहाँ के लेबर को यूज़ किया जाए, तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है। We need Indian firms to be part of the global value chain by attracting multinational enterprises and foreign investors in labor-intensive manufacturing, which will facilitate research and development, branding, exports, etc. There is a need to aggressively reduce both tariff and non-tariff. ऑथर का कहना है हमें टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों रिड्यूस करने चाहिए अगर हम इंपोर्ट करें कोई भी इनपुट से और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, उसी से हम कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते हैं, मेक इन इंडिया पे फोकस कर सकते हैं, असेंबली इन इंडिया। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स और इनपुट गुड्स अगर हम सस्ते रखेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट ओवरऑल सस्ता दिखेगा, तो हम उस पर टैरिफ बैरियर हटा देंगे तो हमें सस्ते ही लगेंगे। Apart from trade reforms, further factor market reforms are required, such as rationalizing punitive land acquisition clause. ट्रेड रिफॉर्म्स के अलावा दूसरे रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन क्लॉजेस को रैशनलाइज करना, लेबर लॉज को रैशनलाइज करना सेंट्रल स्टेट लेवल पे। अभी जो कोड बनाए गए वो सारे कोड्स अच्छे थे, मतलब वो एक रैशनलाइजेशन की तरफ ही स्टेप था, जो लेबर लॉज का एक कोड बनाया गया। पासिंग द 3 लेबर कोड्स इज अ वेलकम स्टेप, बट वी ऑल्सो हैव टू गो फॉर लार्ज स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग। पर हमें ये सारे स्टेप्स अच्छे हैं, पर हमें वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी मूव करना चाहिए फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल लेवल, जैसे कि चाइना और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने किया। 2 मेजर्स लिए जा रहे हैं बूस्ट करने के लिए बिजनेस क्लाइमेट सेंट्रल लेवल पे, पर स्टेट लेवल पे ये सारी चीजें अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। द कोविड ट्रिगर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस शुड लीड अस
to create a development model that leads to opportunities for the people at the bottom of the pyramid. A competitive and open economy can ensure आत्मनिर्भर भारत. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो भी कल रिफॉर्म्स लिए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज, उसका जो थर्ड वो था उससे रिलेटेड है, तो हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं. द थर्ड पैकेज. Finance Minister's announcements focus on job creation, easing credit flow, but actual spending remains limited. More support is needed. On Thursday, Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled the third installment of the Atmanirbhar Bharat package. तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का थर्ड इंस्टॉलमेंट किया गया. उसमें उन्होंने जो भी इकोनॉमिक फॉल आउट था कोविड-19 पैंडेमिक से, उसे डील करने के लिए कुछ चीज़ें अनाउंस की, कुछ मेजर्स लिए गए. मेजर्स बहुत मल्टी प्रॉन्ग थे, मल्टी वेरिएबल थे, बहुत सारी चीज़ें की गई. जो एक पहला एम था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, दूसरा फॉर्मलाइजेशन करना, वर्कफोर्स की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसे फॉर्मल में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट का स्कोप, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड इन रूरल एरियाज में और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ाना टू स्ट्रेस पार्ट ऑफ द इकोनॉमीज. इसके अलावा इंसेंटिव्स को एक्सपेंड किया गया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और रियल एस्टेट साइकिल को वापस से किक स्टार्ट करने के लिए. मिनिस्ट्री ने ऐसा कहना है कि टोटल फिजिकल आउटगो 2.65 लाख करोड़ का हो गया है, पर ऑथर का ऐसा मानना है जो एक्चुअल और इमीडिएट आउटगो है वो सिर्फ इसका एक कुछ फ्रैक्शन ही है, ये पूरा नहीं है जो बोला जा रहा है. द फोकस ऑफ द अनाउंसमेंट के फोकस क्या था? जॉब क्रिएशन को इंसेंटिवाइज करना. उसके लिए ईपीएफ और रजिस्टर्ड फर्म्स को इंसेंटिवाइज किया गया है कि अब ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करो जिससे जॉब क्रिएशन और फॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमी का. डिमांड मनरेगा की बहुत ज्यादा है, इसलिए एडिशनल एलोकेशन 10,000 करोड़ का और दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में. दो इट में हैव टू बी ऑगमेंटेड फर्दर, पर ऑथर का कहना है इसमें और भी पैसे देने चाहिए. सिमिलरली द फोकस ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन फॉर्म एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इज ऑल्सो अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. और जो फोकस रियल एस्टेट सेक्टर पे किया वो भी अच्छा था. The steps announced could help stressed developers liquidate inventory and giving the sectors strong backward linkages could help kickstart broader economic activity. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मैंने कल की न्यूज में पढ़ाई थी. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को 10 और सेक्टर्स में इंक्लूड कर दिया गया है. इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बढ़ सकता है. दो इट सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिएटिवली द स्कीम इज डिजाइन. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो मैंने आपको आज पढ़ाई, उसको भी 26 स्ट्रेस सेक्टर्स में बढ़ा दिया गया है. जो ये सेक्टर्स किसने आइडेंटिफाई किए थे? कमत कमेटी ने. तो ensuring credit offtake of previously announced schemes amongst the poorest sections must be a priority. Considering the central government capital expenditure in the first 6 months of the year was actually lower than the last year. ये सब तो ठीक है, पर सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अभी भी बहुत ज्यादा कम है. The finance ministry view of the state of the economy suggests that it believes a strong and durable recovery is taking hold. This is partly in line with the results of a study carried out by economists at the RBI, who now expect the economy to contract at a slower pace in the second quarter than what was expected before. तो सेकंड क्वार्टर माना जा रहा है जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी का एक बुलेटिन निकाला था आरबीआई ने कि उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, पर जो 23.9% थे उस अकॉर्डिंग नहीं, उससे तो काफी कम होगी. कि वेदर द better than expected performance of the economy in recent months is sustained beyond the festival season remains to be seen. ये भी माना जा सकता है कि जो अभी इकोनॉमी रिकवर हो रही है फेस्टिवल सीजन की वजह से हो रही है. आरबीआई ने बहुत सारे रिस्क मेंशन किए हैं ग्रोथ के, प्रिंसिपल अमंग देम और सेकंड ग्लोबल कोविड-19 वेव, कि सेकंड वेव आ सकती है कोविड-19 की, उसकी वजह से रिस्क है ग्रोथ के, जिससे ग्लोबल ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है. एंड एज एन कॉन्सिक्वेंस इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होंगे उनको भी स्ट्रेस झेलना पड़ेगा और सेम इसका इफेक्ट जाएगा फिर हाउस होल्ड्स और कॉर्पोरेट्स पे. तो ये एक आर्टिकल है. नेक्स्ट पर चलते हैं. अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसमें इलेक्शन प्रोसेस की जो हमारी रॉबस्टनेस उसको दिखाई गया है. इसमें है इंडिया टेक्स इट्स इलेक्शन सीरियसली. जो इलेक्शन प्रोसेस है वो गवर्न होता है बाय एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सिंगुलरली इस टास्क को देखती है कि नेशनल स्टेट इलेक्शंस हो. नेशनल इलेक्शंस भी ये कराती है, स्टेट इलेक्शंस भी ये कराती, पर पंचायत के इलेक्शन ये नहीं कराती है, याद रखना. The ECI wields enormous power over government machinery and is tasked with ensuring election integrity. इसका काम होता है इलेक्शंस को इंटेग्रिटी के साथ कराना. तो इलेक्शन प्रोसेस इंडिया का एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, नेशनल इलेक्शंस अलग होते हैं. इलेक्टोरल लिस्ट आर अपडेटेड एनुअली इन जनवरी विद माइनर अपडेट्स. प्रपोजल्स, ये एक प्रपोजल किया जा रहा है कि डी डुप्लीकेट द वोटर लिस्ट विद आधार आइडेंटिटी हैव बीन अंडर कंसिडरेशन. तो ईसीआई का कैसे काम करती है और हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिस्टम है वो इतना वो कैसे है, रॉबस्ट कैसे, तो अब हम देखते हैं. फर्दर, एज पर बेस्ट सिक्योरिटी प्रेसेस, ईवीएम्स आर नेवर इन अ नेटवर्क ऑफ एनी सॉर्ट. उनका कोई नेटवर्क नहीं, ना ब्लूटूथ लगता है उनमें, ना वाईफाई सिग्नल्स लगते हैं.
मशीन्स किसी भी मशीन से कनेक्टेड नहीं होता। टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में व्हाइट कॉलर हैकाथन को इनवाइट किया था। उन्होंने बोला था कि जिसको भी लगता है कि ईवीएम में कोई कमी है और ईवीएम में फ्रॉड होता है तो आप आके इसमें दिखा सकते हैं कि कैसे हो सकता है। तो वहां पर कोई भी नहीं आया था। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है EVMs are never in a network of any sort. There are no Bluetooth or Wi-Fi signals the machines are connected to. To create transparency on similar lines as the Netflix $1 million challenge to improve its recommendation algorithm. तो $1 million चैलेंज दिया था इन्होंने जो आके इसमें कुछ कमी निकाल दे। द ECI also offered a white collar hackathon to improve the technical integrity of EVMs and suggest any possible backdoors की कोई भी एक भी possible backdoor जैसे दिखा दे जिससे फ्रॉड हो सकता है। None of the high decibel activists or political parties could point any issues. कोई भी एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जिन्होंने बोला कि हाँ ये ईवीएम सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो सकता था। कोई भी नहीं आया, तो मतलब ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ऑन द काउंटिंग डे जो वोट्स होते हैं उन्हें टैबुलेट कर दिया जाता है। रियल टाइम रिजल्ट ECI अनाउंस करता है। साथ में पार्टी के भी लोग होते हैं जो कि क्रॉस सर्टिफाई करते हैं रिजल्ट। पार्टी इज प्रेजेंट। तो फाइनल रिजल्ट्स सर्टिफाइड बाय ECI एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। तो फाइनल रिजल्ट्स जो भी आता है वो ECI प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर देती है। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट बनती है। और फिर ऑथर ने और भी इंस्टांसेस दिए हैं, जैसे कि 1.74 मिलियन वीवीपैट्स थे। जब उसकी 1% रैंडम सैंपल्स लिए गए तो सारे वीवीपैट्स मैच थे, एक भी मिसमैच नहीं था। देयर वाजंट अ सिंगल मिसमैच। स्टैटिस्टिकली द सैंपल वाज लार्ज इनफ टू वेरीफाई द कॉन्फिडेंस इन ईवीएम्स। तो यही सैंपल काफी है कि आपका ईवीएम्स में कॉन्फिडेंस बना रहे और ये सारे डाउट्स निकाल देते हैं जो भी इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम पे लगाए जाते हैं। फिर ये लास्ट में ऑथर ने यही कहा है कि पॉलिटिशियंस पोलस्टर्स मेकिंग बोगस क्लेम्स अबाउट ईवीएम्स कैन स्टिल बी एक्सप्लेन्ड बाय द सोर लूजर सिंड्रोम। तो जो हारता है वो ये सारी बातें तो करता ही है, बट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट कॉलिंग फॉर अ रिटर्न टू द ओल्ड पेपर बेस्ड इलेक्शंस लैक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज इलेक्शन सिस्टम। पर ऑथर का कहना है जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट हैं वो बोलते हैं हमें वापस से बैलेट सिस्टम पे चला जाना चाहिए, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो हमारा इलेक्शन बहुत ही ज्यादा रॉबस्ट है और उसमें बहुत ही इंटेग्रिटी से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे बस यही था कि बूथ लेवल एजेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हायर करता है, फिर उनको लगाता है, डुप्लीकेट ऑफ वोटर लिस्ट चेक करता है। तो बस अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ टेक्निकल रिसेशन। अब हम पढ़ेंगे रिसेशन क्या होता है। RBI ने अभी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में ये बताया था कि क्या क्या इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी हो सकती है। As part of the exercise, RBI has started now casting of the prediction of the present or the very near future of the state of the economy. तो state of the economy prediction क्या हो सकता है, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर का प्रेडिक्शन निकाला था, इसको नाउ कास्टिंग भी बोलते हैं। And the very first nowcast predicts that India's economy will contract by 8.6% in the second quarter. और इंडिया इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी 8.6% से सेकंड क्वार्टर में। While this pace of contraction is considered slower than 23.9% decline in the real GDP, जो real GDP था वो 23.9% से था, ये उससे तो कम ही है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Q2 इज क्रूशियल बिकॉज, पर अगर इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हम टेक्निकल रिसेशन में चले जाएंगे। ठीक है, अब ऑथर ने कल मैंने आपको बताया था अगर 2 क्वार्टर में ग्रोथ नेगेटिव हो तो उसको रिसेशन बोलते हैं, पर ऑथर ने यहाँ से और एक्सप्लेन किया है कि टेक्निकल रिसेशन वन मस्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम 2 अदर फेजेस। एक होता है रिसेशन, एक होता है रिसेशनरी फेज ऑफ एन इकोनॉमी। तो रिसेशनरी फेज क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, व्हेन द ओवरऑल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली मेजर्ड बाय द GDP इंक्रीजेस फ्रॉम वन क्वार्टर टू अनदर। अगर GDP एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में बढ़ती है तो उससे बोलते हैं एक्सपेंशनरी फेज, और जब एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में घटती है तो उसे बोलते हैं रिसेशनरी फेज। और ये दोनों मिलकर एक बिजनेस साइकिल बनाते हैं किसी भी इकोनॉमी की, और एक बिजनेस साइकिल कितने भी टाइम तक लास्ट कर सकती है, 1 ईयर से लेकर 1 डेकेड तक। In other words, even when the overall economic growth is in the positive territory, there can be recessionary phase. For example, एक बार 5% ग्रोथ हुई, दूसरी बार 2% ग्रोथ हुई दूसरे क्वार्टर में, तो ग्रोथ तो कम हुई, तो हम इसको रिसेशनरी फेज बोल सकते हैं, पर रिसेशन नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रोथ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि अगर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव टेरिटरी में तो उसे भी रिसेशनरी फेज बोल सकते हैं। पर इसके अगेंस्ट जो रिसेशन होता है वो अलग होता है। एज अगेंस्ट रिसेशनरी फेज वेयर GDP ग्रोथ रेट कुड वेल बी पॉजिटिव थ्रू आउट इन अ रिसेशन, द GDP नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर GDP ग्रोथ नेगेटिव हो तभी उसको रिसेशन बोलते हैं। एज अगेंस्ट द रिसेशनरी फेज वेयर GDP growth rate could well be positive throughout in a recession, the GDP necessarily contracts, that is to say that the GDP growth rate turns negative. During a recession, a significant decline in economic activity spreads across the economy and can last from a few months to more than a year. ये NBER की डेफिनेशन है। अब कितने दिनों तक रिसेशन लास्ट करता है? अगर रिसेशन फ्यू क्वार्टर से ज्यादा लास्ट करता है फॉर ईयर्स तो उनको बोलते हैं डिप्रेशन। तो ये था। That's it for today. Thank you. Have a nice day.